जय हिंद साथियों। आज की अपनी ये हरियाणा जीके की पहली क्लास है और हरियाणा जीके में पहला टॉपिक हरियाणा का उदय है। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। अब पहले आज इस टॉपिक के बारे में मैं बता दूं, इसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा कैसे पंजाब से अलग हुआ और पंजाब से पहले वो उत्तर प्रदेश का भाग था, उससे पहले महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का भाग था। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम डेट लेके चलते हैं 1803 की। बात 1803 की है। स्थान यानी जगह है महाराष्ट्र का एक गांव सुरजी अंजन। इस सुरजी अंजन के गांव में उस वक्त एक संधि होती है और संधि किस किस के बीच में है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी, इसलिए हम कह सकते हैं अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में एक संधि होती है। और महाराष्ट्र के सुरजी अंजन में होने के कारण इस संधि का नाम पड़ता सुरजी अंजन की संधि। और इस सुरजी अंजन की संधि को इतिहास की शर्मनाक संधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शर्मनाक संधि? क्योंकि मराठे उस वक्त से पहले बहुत बहुत ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन मराठों में फूट पड़ने के कारण इनके 5 हिस्से हो गए। और 5 हिस्से होने के बाद सोच के देखो कि 100 के भी अगर 50 हिस्से करोगे तो 20-20 हो जाएंगे, तो कमजोर है। कोई 40 वाला है तो हरा देगा इनके 100 के 5 हिस्सों को। तो मराठे कमजोर हो गए और कमजोर होने के कारण अंग्रेजों ने इनके ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया। अब अधिकार स्थापित करने का असर हरियाणा पे ये हुआ क्योंकि हरियाणा मराठों के अधीन था और जैसे ही अंग्रेजों के अधीन आया, अंग्रेजों ने हरियाणा को यूपी में शामिल कर दिया। भाई 1803 की संधि के कारण हरियाणा यूपी में शामिल हो गया। किस में शामिल हो गया? यूपी में शामिल हो गया। अब यूपी में शामिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट हमें पढ़ना है कि हरियाणा यूपी से अलग कैसे हुआ। यूपी से अलग हुआ ये स्टोरी जानने के लिए हमें 1857 की क्रांति में जाना पड़ेगा। 1857 की क्रांति पूरी तो मैं आपको अलग टॉपिक बना के समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मोटा मोटा समझ लें कि इसका असर हरियाणा बनने पे कैसे पड़ा है। 1857 की क्रांति मूलतः वास्तव में शुरू अंबाला से हो गई थी, लेकिन शुरू करनी नहीं थी, लेकिन शुरू हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अंबाला छावनी में एक सैनिक था श्याम सिंह। एनसीईआरटी श्याम सिंह मानती है और कई किताबें श्याम सिंह भी बोलती हैं। अब श्याम सिंह नामक इस सैनिक ने दारू वारू ज्यादा पी ली और दारू पी के अपना प्लान सारा अंग्रेजों के सामने बक दिया। अंग्रेजों के सामने अपना प्लान बक दिया तो अंग्रेज चौकन्ने हो गए और उन्होंने तुरंत अंबाला की क्रांति को वहीं के वहीं दबा दिया, फेल कर दिया। बात समझ आई? क्योंकि यार ये सोच के देखो कि अंबाला छावनी के थोड़े से सैनिक हैं और वो अंग्रेजों के सामने चोरी छुपे तो क्रांति कर सकते हैं, लेकिन आमने सामने के युद्ध में अंग्रेजों को कभी नहीं हरा पाते उस वक्त। और ऐसा ही हुआ। श्याम सिंह की गद्दारी कह लो या बेवकूफ़ी कह लो, इसके कारण अंबाला से क्रांति फेल हो गई। अब क्रांति मजबूरी में शुरू करनी पड़ी मेरठ से। तो मेरठ से एक टुकड़ी आनन फानन में बढ़ चलती है, चल पड़ती है दिल्ली की तरफ। अब आपको जी दिल्ली की तरफ क्यों चल पड़ी? दिल्ली की तरफ वो चल पड़ी है बहादुर शाह जफर के दरबार में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नंबर 2 यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो मेरठ की टुकड़ी दिल्ली के दरबार में बहादुर शाह जफर द्वितीय को जाके अपना क्रांति का नेता स्वीकार कर लेती है और नेता स्वीकार करने के बाद इनके नेतृत्व में क्रांति करने की सोचती है। ये बात जब अंग्रेजों को पता लगी तो अंग्रेज सीधे पंजाब में चले गए, क्योंकि हरियाणा और यूपी तो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। क्योंकि हरियाणा तो पहले से अंग्रेजों के खिलाफ है और यूपी यानी मेरठ यानी यूपी ही तो है, तो यूपी भी अंग्रेजों के खिलाफ है। अब रहेगी बात पंजाब की, तो इन्होंने सोचा अंग्रेजों ने अगर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अगर पंजाब को भी अपनी साइड कर लिया इन क्रांतिकारियों ने, तो ये क्रांति सफल हो जाएगी और अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप सब भी जानते हैं। तो अंग्रेज पंजाब में चले गए और पंजाब में जाके कहा, अरे सिखों, तुम्हारे 10 गुरु हुए हैं और 10 में से आप सबको पता है कि सिखों के 5वें गुरु हुए हैं गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव और सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है। सिखों के 5वें गुरु के हत्यारे हैं जहांगीर, ये भी मुगल बादशाह हैं। और सिखों के 9वें गुरु का हत्यारा है औरंगजेब। ये दोनों के दोनों अर्जुन देव और तेग बहादुर की मौत के जिम्मेवार हैं, हत्या के जिम्मेवार हैं। और आप सबको पता है इन दोनों की हत्या इतना मतलब दुर्दशा करके हत्या करी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये बात जब अंग्रेजों ने
सिखों के सामने रखी कि तुम अपने गुरुओं को भगवान मानते हो और तुम्हारे गुरुओं के हत्यारों का वंशज है बहादुर शाह जफर। और ये बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेता है। तो पंजाब के लोग इस क्रांति के खिलाफ हो गए। दरअसल मैं कहूं तो क्रांति के खिलाफ नहीं हुए, ये लोग बहादुर शाह जफर के खिलाफ हो गए थे और इस कारण पंजाब में क्रांति सफल नहीं हो पाई। हरियाणा की क्रांति को वैसे ही सफल कर दिया था और मेरठ वाली को अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके सफल होने से रोक दिया, यानी विफल कर दिया। समझ रहे हो। और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून की जेल भेज दिया। ये बाद की बातें हैं, हम इसको 1857 की क्रांति में समझेंगे। फिलहाल केवल इतना समझो कि 1857 की क्रांति विफल होगी। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि 1857 की क्रांति का हरियाणा और पंजाब पर क्या प्रभाव है। 1857 की क्रांति होने के बाद अंग्रेजों को समझ आया कि ये पंजाब तो हमारे साथ है, लेकिन जब तक हरियाणा यूपी के साथ टच में रहेगा तब तक कोई ना कोई बवाल जरूर से जरूर करेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया और हरियाणा को यूपी से निकाल के सन 1858 में, फरवरी 1858 की बात है ये, 1858 में हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया। अब आप खुद सोच के देखो कि क्या हरियाणा अपनी मर्जी से पंजाब में शामिल हुआ था। ये पंजाब हरियाणा भाई भाई चिल्लाते हैं कई, हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया गया। यहां तक की स्टोरी समझ में आई होगी, अंग्रेजों ने कर दिया। तो 1858 तक का बात समझ आई। फिलहाल तक आपको समझ आया होगा कि कैसे हरियाणा पंजाब का अंग बना है। तो अब हम समझेंगे। अब सोच के देखो, हरियाणा पंजाब में अपनी मर्जी से शामिल तो हुआ ही नहीं है, तो ना पंजाबी लोगों को हरियाणा वालों के साथ सेटिंग बैठी और ना ही हरियाणा वालों को पंजाब के साथ सेटिंग बैठी। तो दोनों लोग अलग होने के लिए चेष्टा करने लगे। तो पेपर में आता है कि हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांगे कब कब उठी हैं। तो सबसे पहले हरियाणा और पंजाब अलग करने की मांग उठती 1907 में। अब आप सब जानते हैं कि कोई भी मांग अचानक से नहीं उठती है, धीरे धीरे करते करते भीड़ से आवाज शुरू होती है और उसके बाद भीड़ का ही एक रूप, एक चेहरे के रूप में उभर कर सामने आता है। लेकिन शुरुआत में 1907 में भीड़ का ही नाम था, यानी कोई व्यक्तिगत नाम नहीं, पर्सनली कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन मांग जरूर उठी है, कोई व्यक्तिगत नाम नहीं। 1907 में पहली मांग है। दूसरी मांग उठी है 1925 में। 1925 में बात है नई दिल्ली की, और नई दिल्ली में उस समय हो रहा था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का सम्मेलन, यानी बात नई दिल्ली की है और सम्मेलन है मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग के उस सम्मेलन में एक इंसान है पीरजादा मोहम्मद। इस पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने आवाज उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो। अब आपको लगा बहुत बड़ी आदमी है, तो हरियाणा को अलग करने की मांग कर रहा है। अब अगली बात सुनो आपको, ये तो बहुत बड़ी आदमी है। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को अलग करने की मांग तो उठाई, परंतु इसने कहा कि हरियाणा को नई दिल्ली में शामिल कर दो, यानी दिल्ली में शामिल कर दो, ये कह सकते हो। अब आप एक चीज बताओ कि अगर हम, ये तो वही कह रहा है इस खूटे से खोल के आप इस खूटे पर बांध दो, तो भाई खूटे से तो हम बंधे रहे हैं, आजाद थोड़ी ना कर रहे हो। इस खूटे से हटा के इस खूटे पे बांध दो, तो हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। इसलिए 1925 वाली जो मांग है वो इसकी खारिज होगी। ना हरियाणा वालों को अच्छी लगी, ना पंजाब वालों को, दोनों, और ना ही सरकार को अच्छी लगी। बकवास बात है। और ऊपर से उस टाइम अंग्रेजों का राज है, इसकी कौन सुनेगा। ठीक है, तो 1925 वाली बात समझ आई होगी। 1925 के बाद अगली मांग उठी है 1928 में। 1928 में ये मांग उठी, तब सारे के सारे दल शामिल थे, यानी सभी दलों का सम्मेलन हुआ, जिसे बोला सर्वदलीय सम्मेलन। और इस सर्वदलीय सम्मेलन में हरियाणा यानी समस्त भारत से बड़े बड़े नेता शामिल हुए, और बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टी शामिल हुई। तो कुछ पार्टियां, कुछ नेता तो हरियाणा बनने के पक्ष में आ गए, और कुछ पार्टी और कुछ नेता हरियाणा बनने के विपक्ष में चले गए। ठीक है, तो कुछ पक्ष में है, और आप सबको पता है कि अपना इंडिया है, और इंडिया में कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज कर लो, कुछ तो पक्ष में रहेंगे और कुछ विपक्ष में। ठीक है, तो कुछ पक्ष में रहे, तो पक्ष में रहने वालों में सबसे शीर्ष का नाम है जिन्ना साहब। जिन्ना साहब पता है ना, पाकिस्तान का कलंक जिन्ना साहब। और महात्मा गांधी ये पक्ष में थे, महात्मा गांधी जी। ठीक है, और हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं पंडित नेकीराम जी, पंडित नेकीराम जी, और एक मुस्लिम बहुत बड़े नेता हैं आसफ अली साहब। तो हरियाणा बनने के पक्ष में कौन कौन है?
मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, पंडित नेकीराम और आसफ अली। ठीक है, अब हरियाणा बनने के विपक्ष में कौन कौन है? बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी हिंदू महासभा, हरियाणा बनने के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, और आर्य समाज भी हरियाणा बनने के पक्ष में नहीं था, समझ पा रहे हो। और जनसंघ पार्टी भी हरियाणा बनने के पक्ष में नहीं थी। अब आपके मन में आया होगा जी ये तो हरियाणा बनने के विपक्ष में थे, खिलाफ में थे, तो बहुत घटिया होंगे ये। भैया इनके तर्क ठीक थे, क्योंकि जो पक्ष में थे वो कह रहे थे कि भाई हरियाणा और पंजाब वाले जो हैं इनका खाना पीना बेशक सेम हो, लेकिन इनके विचारधारा अलग है, इसको अलग कर दो। इनकी बात भी ठीक है। और ये जो विपक्ष में है ये कह रहे हैं कि भैया इनका खाना पीना एक है, थोड़ी विचारों की छोटी मोटी लड़ाई है, अभी फिलहाल देश को आजाद करवा लो, क्योंकि बात 1928 की, हर देश आजाद हुआ 1947 में। तो इनका मानना है कि क्यों आपसी लड़ाई में पड़ रहे हो, आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो और देश को आजाद करवाओ, अपने भीतर की लड़ाई क्यों कर रहे हो? सोच के देखो। तो बात दोनों की ठीक है। हरियाणा लेवल पर देखोगे तो बात इनकी ठीक है, और अगर देश लेवल पर देखोगे तो बात इनकी ठीक है। बात दोनों की ही सही है, दोनों की हरियाणा और देश के पक्ष में ही बात है। तो 1907, 1925 और 1928 की बात समझ आई होगी। और इसकी जो मैं करवा रहा हूं इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, और पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल, इसी जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, A1 ऑनलाइन एजुकेशन। स्पेलिंग याद होगी, नहीं याद तो याद होनी चाहिए, कंपटीशन की तैयारी करने लग रहे हो। ठीक है, A1 ऑनलाइन एजुकेशन, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी की सारी पीडीएफ डाल दूंगा। आप एक बार वीडियो देखो, और वीडियो देख के कमेंट जरूर करना कि वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो बात 1928 तक समझ आई होगी। अब बात 1931 की है, ठीक 3 साल बाद की बात है, और 1931 में गोल मेज सम्मेलन होता है नंबर 2, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता है कि इतिहास में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, RTC, जिसे गोल मेज सम्मेलन बोलते हैं हिंदी में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1, 2, 3, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली 1930 में, दूसरी 1931 में, और तीसरी 1932 में। अब आप एक चीज बताओ, उस टाइम 1931 में कौन सी होगी? दूसरी। तो इतना तो याद हो गया होगा। तो 1931 में क्या हुआ है? गोल मेज, यानी कौन सा सम्मेलन? दूसरा, सेकंड गोल मेज सम्मेलन हुआ। अब आपको इसका गोल मेज सम्मेलन का हरियाणा के साथ क्या संबंध है? गोल मेज सम्मेलन में उस समय इंडिया की तरफ से चीफ सेक्रेटरी, जो मुख्य सचिव, जैसे अभी की IAS अधिकारी होते हैं अपने इंडिया में, IAS अधिकारी, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था, ICS अधिकारी। तो उस समय ICS अधिकारी थे जोफ्री कार्बेट। तो जोफ्री कार्बेट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा और पंजाब अलग अलग हैं, आप इनको अलग कर दो, एक साथ ना रखो। ठीक है, हुआ कहाँ है ये? लंदन में। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतिहास की दृष्टि से, सिंपल ही देखो, देश लेवल की बात है, देश आजाद कराने की बात है, और लंदन में इनके लिए भारत की कोई वैल्यू नहीं है अंग्रेजों के लिए, तो हरियाणा की क्या वैल्यू होगी? बस हम वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि हमारे हरियाणा की बात लंदन तक पहुंच गई, इसलिए हम याद करते हैं, पेपर में भी आता है। ठीक है, तो 1931 में समझ आया होगा। अब बात है 1932 की। 1932 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1932 में हरियाणा के, बल्कि देश लेवल के, यानी राष्ट्रवादी कह सकते हैं, एक राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। इसके बाद 1946 में अखिल भाषाई कॉन्फ्रेंस में जो अध्यक्षा थी पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। पॉलिटी में आप पढ़ेंगे, मैं पॉलिटी की वीडियो डाल दूंगा अगर आपको ये अच्छी लगी तो। JVP समिति में जो P नाम है वो पट्टाभी सीतारमैया का ही तो है, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की संयुक्त समिति को क्या बोलते हैं? JVP समिति। तो इस JVP समिति ने तो मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग मत करो, लेकिन पर्सनली पट्टाभी सीतारमैया ने 1946 में हरियाणा और पंजाब को अलग करने को समर्थन प्रदान किया था। ठीक है, 1946 समझ आया होगा। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आजाद हो गया।
अब ये जो मांगे थी ये थी सारी की सारी भारत देश आज़ाद होने से पहले की, यानी ये मांगे हमने सारी की सारी अंग्रेज़ों के सामने रखी। 1947 के बाद हम सारी मांगे अपनी खुद की सरकार के सामने रखेंगे। और फिलहाल की वीडियो में इतना। वीडियो कैसी लगी देख के ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल।